मूवी X9 प्रस्तुत करते हैं फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स। कहानी की शुरुआत मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान से होती है, जो पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। यहाँ एक ऑयल कंपनी तेल की खोज के लिए पहुँचती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी जानकारी गलत थी और यहाँ तेल का कोई भंडार नहीं है। निराश होकर वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। उन्हें बीजिंग ले जाने के लिए एक विमान भेजा जाता है, जिसका पायलट फ्रैंक है और उसके साथ उसका को पायलट भी मौजूद है। दोनों सभी कर्मचारियों और सामान को लेकर उड़ान भरते हैं। उड़ान के दौरान रेगिस्तान में भीषण रेत का तूफान उठना शुरू हो जाता है। को पायलट फ्रैंक से पूछता है कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक समझाता है कि अगर वे लौटे तो ईंधन की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं बचेगा। इसलिए वह आगे बढ़ने का निर्णय लेता है और विमान को ऊपर उठाने की कोशिश करता है ताकि तूफान से बाहर निकल सके, लेकिन विमान पहले से ही ज्यादा वजन से भरा होता है और वे रेत के तूफान में फंस जाते हैं। रेडियो संपर्क भी टूट जाता है और रेत की वजह से एक इंजन खराब हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देख फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करता है। वो विमान को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। जैसे ही विमान नीचे आता है, उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे पिछला दरवाजा खुल जाता है। एक यात्री बाहर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। विमान घिसटा हुआ रेत में दूर तक चला जाता है और आखिरकार रुकता है। जब सब संभलते हैं तो पता चलता है कि 2 और यात्री भी मर चुके हैं। बाहर अभी भी तूफान चल रहा होता है, इसलिए वे अंदर ही रुकते हैं। कुछ समय बाद तूफान थमता है। वे देखते हैं कि विमान आधा रेत में दब चुका है, लेकिन कुछ घंटों में हवा रेत को उड़ा देती है और विमान फिर दिखाई देने लगा है। सभी बाहर निकलकर खाने पीने का सामान जांचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके पास लगभग 1 महीने की सप्लाई है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि वह पैदल यहाँ से निकल सका है। उन्हें बताया जाता है कि निकटतम आबादी तक पहुँचने के लिए लगभग 200 मील का सफर तय करना होगा। उन्हें अपनी सटीक लोकेशन का भी पता नहीं होता और रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। वो व्यक्ति दावा करता है कि उसने मैराथन और ट्रैकिंग की है, इसलिए वो ये दूरी तय कर सका है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि जुलाई की भीषण गर्मी में रेगिस्तान पार करना आसान नहीं है। यहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा है कि शरीर का पानी तेजी से खत्म हो जाता है। वो कहता है कि वो केवल रात में चलेगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि यहाँ की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक हैं, जिससे कंपास काम नहीं करेगा और वह रास्ता भटक सकता है। आखिरकार वो रुकने को तैयार हो जाता है। उसी रात जब सभी विमान के अंदर आराम कर रहे होते हैं, बाहर तूफान फिर उठता है। डेविस नाम का एक आदमी बाहर जाता है, लेकिन लौटते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो रेत में लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है। तूफान में दिशा का अंदाजा नहीं लगाता और वो भटक जाता है। सुबह होने पर बाकी लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। दरअसल वो रेत में दफन हो चुका होता है। सब लोग घबरा जाते हैं। एक महिला फ्रैंक से पूछती है कि उनके बचने की कितनी संभावना है। फ्रैंक ईमानदारी से कहता है कि शायद केवल 5%। वो समझाता है कि सीमित पानी और भोजन के साथ रेगिस्तान में चलना आत्मघाती कदम होगा। हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन वो इंतजार करना बेहतर समझता है। धीरे धीरे लोगों का धैर्य टूटने लगा है। 2 लोग पानी लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें रोकता है। पानी को लेकर झगड़ा हो जाता है और कुछ पानी गिर भी जाता है। तभी एलियट नाम का एक व्यक्ति सुझाव देता है कि वे टूटे हुए विमान के हिस्सों से एक नया छोटा विमान तैयार कर सकते हैं। वो बताता है कि वो पहले विमान डिजाइन कर चुका है। शुरुआत में फ्रैंक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि एलियट के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बाकी लोग इस विचार में उम्मीद देखते हैं। अगले दिन जेम्स नाम का एक व्यक्ति अकेले निकल जाता है। फ्रैंक उसे ढूंढने जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां विमान का पिछला हिस्सा टकराया था। वहां उसे पहले गिरे यात्री का शव मिलता है, लेकिन उसके कपड़े गायब होते हैं और आसपास गोलियों के खाली खोखे पड़े होते हैं। इससे अंदाजा होता है कि यहाँ तस्कर आए थे और उन्होंने मृत शरीर के साथ बेरहमी की। जेम्स बताता है कि वो अपनी घड़ी लेने आया था, जो उसने उसी आदमी से पोकर में हारी थी, लेकिन घड़ी भी गायब है। जेम्स फ्रैंक से कहता है कि लोगों को उम्मीद देना जरूरी है। अगर हम उन्हें बचा नहीं सके तो कम से कम उन्हें कोशिश करने का मौका देना चाहिए। उसकी बात फ्रैंक के दिल को छू जाती है और वो विमान बनाने में मदद करने को तैयार हो जाता है, भले ही उसे सफलता की उम्मीद कम हो। इसके बाद सभी मिलकर विमान तैयार करने लगते हैं। दिन की तपती गर्मी से बचने के लिए वे रात में काम करते हैं, लेकिन एक रात वेल्डिंग की चिंगारियां फ्यूल पर गिर जाती हैं और जोरदार विस्फोट हो जाता है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता, लेकिन उनका अतिरिक्त ईंधन नष्ट हो जाता है। अब उनके पास केवल उतना ही पेट्रोल बचा है जिससे वे उड़ान भर सकें। जनरेटर चलाने या रात में रोशनी करने का विकल्प खत्म हो जाता है। मजबूरी में अब उन्हें दिन की तेज गर्मी में काम करना पड़ता है। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप, थकान और डर के बावजूद वे हार नहीं मानते। अब जब उन्होंने विमान का ढांचा फिर से खड़ा कर लिया है, तो सबसे मुश्किल काम बाकी है, एक भारी विंग को सही जगह फिट करना। ये उनका आखिरी मौका है। अगर विंग हाथ से फिसल गया तो उसे दोबारा उठाना नामुमकिन होगा, क्योंकि इतने वजन को ऊपर चढ़ाने के लिए उनके पास कोई क्रेन या मशीन नहीं है। वे बहुत सावधानी से उसे ऊपर की ओर संतुलित करके छोड़ना शुरू करते हैं। तभी अचानक वो जंजीर टूट जाती है, जिससे
से विंग को थाम रखा गया था। विंग तेजी से नीचे की तरफ सरकता है और जोर से विमान के ढांचे से टकराता है। सबके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। विमान के अंदर पहले से उनका एक साथी मौजूद होता है जिसे उस विंग को अंदर से बोर्ड के साथ जोड़ना था। कुछ पल बाद वो बाहर निकलता है और बताता है कि कनेक्शन सही हो गया है। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग फिसलते हुए ठीक उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसे फिट होना था। अब विमान का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है और सभी के भीतर उम्मीद की लौ फिर जल उठती है। वे खुशी से झूमने लगते हैं और साथ ही रेत हटाकर एक अस्थायी रनवे बनाने का काम भी जारी रखते हैं। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक एक दिन तेज बिजली वाला तूफान उठता है। आसमान से लगातार बिजली गिरने लगी है। विमान के विंग में ईंधन भरा होता है, इसलिए सब डरकर दूर हट जाते हैं। लेकिन एलियट वहां से हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो इस विमान को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। जैसे ही बिजली उसके ऊपर गिरने वाली होती है, फ्रैंक दौड़कर उसे पकड़ता है और दोनों दूर कूद जाते हैं, जिससे एलियट की जान बच जाती है। सभी जानते हैं कि अगर एलियट को कुछ हो जाता तो विमान पूरा करना असंभव हो जाता। वे अपने इस विमान का नाम फीनिक्स रखते हैं। फीनिक्स उस पौराणिक पक्षी का नाम है जो राख से दोबारा जन्म लेता है, और ये विमान भी मानो मलबे से नया जीवन पा रहा था। हालांकि अभी भी उसमें काफी काम बाकी था। उधर उनका पानी तेजी से घट रहा था। एक रात वे दूर रेत की ऊंचाई से देखते हैं कि कुछ लोग टेंट लगाकर डेरा डाले हुए हैं। पता चलता है कि वे हथियारों के तस्कर हैं, जो रेगिस्तानी रास्तों से एक देश से दूसरे देश तक गैर कानूनी सामान पहुंचाते हैं। फ्रैंक सुझाव देता है कि उनसे पानी मांगा जाए। एलियट इसका विरोध करता है, लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी जोखिम उठाकर वहां पहुंचते हैं। एहतियातन वे चट्टानों के पीछे छिपकर स्थिति पर नजर रखते हैं। उनके पास हथियार भी होते हैं। जब वे तस्करों से पानी मांगते हैं तो उनमें से एक अचानक गोली चला देता है। जवाब में फ्रैंक और उसका साथी भी फायरिंग करते हैं और ज्यादातर तस्करों को मार गिराते हैं। एक तस्कर भाग निकलता है। फ्रैंक के पास उसे पीछे से गोली मारने का मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो बेवजह खून नहीं बहाना चाहता। मृत तस्करों में से एक की कलाई पर जेम्स अपनी वही घड़ी पहचानता है जो उसके उस दोस्त की थी जो विमान से गिरकर मारा गया था। अब साफ हो जाता है कि यही लोग पहले भी यहाँ आए थे और उन्होंने उनके मृत साथी के साथ बेरहमी की थी। एक घायल तस्कर जिंदा बच जाता है और उसे वे अपने विमान के पास ले आते हैं। कुछ लोग बदला लेने के लिए उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से रोकता है। बहस के दौरान एलियट अचानक उस तस्कर को गोली मार देता है। इससे फ्रैंक और एलियट के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। एलियट फ्रैंक को दोष देता है कि उसी की वजह से वे यहाँ फंसे और उनके साथी की जान गई। फ्रैंक गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। एलियट की आह को ठेस पहुँचती है और वो काम छोड़ने की धमकी देता है। वो कहता है कि वो 10 लोगों के बराबर मेहनत कर रहा है, जबकि बाकी आराम कर रहे हैं। कैली उसे समझाती है कि उसके बिना विमान पूरा नहीं हो सका। आखिरकार सबको उससे विनती करनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक भी उससे आग्रह करता है। तब जाकर एलियट दोबारा काम शुरू करने को तैयार होता है। कुछ समय बाद वे दूरबीन से देखते हैं कि जो तस्कर भाग निकला था वो अपने साथियों के साथ लौट आया है। वे सीधे हमला नहीं करते, क्योंकि अब हथियार फ्रैंक और उसके साथियों के पास हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इन लोगों का खाना पानी जल्द खत्म होगा और तब वे हमला करेंगे। इस दबाव में सभी तेजी से काम पूरा करते हैं। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें विभिन्न विमान मॉडलों की तस्वीरें होती हैं। पता चलता है कि एलियट ने इन्हीं तस्वीरों से प्रेरणा लेकर डिजाइन बनाया था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि एलियट असल में बड़े विमान नहीं बनाता था। वो बच्चों के लिए छोटे मॉडल प्लेन तैयार करता था जो रिमोट कंट्रोल से उड़ते थे। ये सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं। आयान तो गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि इतने समय से वो उन्हें धोखा दे रहा है। एलियट आत्मविश्वास से कहता है कि सिद्धांत वही है, संतुलन और एरोडायनामिक्स, चाहे मॉडल छोटा हो या बड़ा। फ्रैंक आयान को शांत करता है। उसी समय तेज हवाएं चलने लगी हैं। अचानक उनका तैयार किया हुआ विमान हल्का हल्का ऊपर उठने लगा है। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि डिजाइन काम कर रहा है, यह उड़ सकता है। लेकिन तभी तूफान तेज हो जाता है और विमान दोबारा रेत में दब जाता है। तूफान के बाद वे निराश हो जाते हैं, पर फ्रैंक उन्हें हिम्मत देता है। वे फिर मिलकर विमान को रेत से निकालते हैं और उसे सख्त जमीन तक खींच कर लाते हैं। वे इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। कई प्रयास असफल होते हैं, लेकिन आखिरकार इंजन गरज उठता है। इंजन की आवाज सुनकर तस्कर घोड़ों पर सवार होकर हथियारों के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं। सभी लोग विमान पर चढ़ जाते हैं और उसके ढांचे से लटक जाते हैं, क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं होती। उन्होंने बड़े विमान के हिस्सों से एक छोटा खुला विमान बनाया था। विमान रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। पीछे से गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन कोई घायल नहीं होता। अचानक रनवे खत्म हो जाता है और विमान खाई की ओर बढ़ता है। तस्करों को लगता है कि वे गिर गए, लेकिन अगले ही पल फीनिक्स खाई के पार उठता है और आसमान में उड़ान भर लेता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनकी हफ्तों की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस तरह वे उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं, जहाँ से बच निकलना लगभग असंभव था। अंत में दिखाया जाता है कि सभी अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। फ्रैंक और उसका को पायलट अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करते हैं, जिसका नाम वे फीनिक्स रखते हैं। एलियट की तस्वीर एक मैगजीन में छपी है, जिसके साथ सवालिया अंदाज में लिखा होता है, क्या
लिए अंतरिक्ष एजेंसी की नई उम्मीद है। यहीं पर इस रोमांचक कहानी का समापन होता है। अगली बार आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे, जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।